ठीक है। चलिए, आज न्यू टॉपिक है आपका। ये चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसंयोजी उपसहसंयोजी यौगिक। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो कितने आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। इसको पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत? जैसे देखिए, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जब आपको हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट पढ़ाया था, तो वहां पर आपको मैंने ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। एक डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी लिखाई थी, फिर मैंने बोला था कि आपको एक चैप्टर इसका मिलेगा आपको कंप्लीटली, तो वहां बताएंगे आपको, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, पहली बात देख लीजिए, इसमें तो कोई सेंट्रल मेटल आयन होता है। पहली बात तो क्या होता है? कोई सेंट्रल मेटल आयन होता है, प्लस लिगैंड्स होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल K4CN6, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ये क्या है आपका? सेंट्रल मेटल आयन। और ये क्या है? लिगैंड्स। ये क्या कहलाते हैं आपके? लिगैंड्स। और ये क्या कहलाते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज, मान लीजिए यहां जैसे कोई चार्ज लिखा है, -2 लिखा है, -1 लिखा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो ये क्या कहलाता है आपका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले इसका लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन या परिचय। लिख लीजिए पहले क्या होता है ये। लिखिए इंट्रोडक्शन या परिचय। इनको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इट मीन्स संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। देखिए, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिकों का उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करना, उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करना संक्रमण धातुओं का प्रमुख गुण है। संक्रमण धातुओं का या ट्रांजिशन मेटल का प्रमुख गुण है। इन तत्वों के आयन, इन तत्वों के आयन
उपसहसंयोजी बंध द्वारा, उपसहसंयोजी बंध द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं या संकुल यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स के निर्माण में, कॉम्प्लेक्स के निर्माण में या संकुलों के निर्माण में ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुओं तथा इनके आयनों के अतिरिक्त, तथा इनके आयनों के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं भी भाग लेती हैं, कुछ अन्य धातुएं भी भाग लेती हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे योगात्मक, या इसी को बोलते हैं आणविक भी बोलते हैं, एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? जैसे FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस 6 मोल H2O। ये क्या है, किसका फार्मूला जानते हो? है SO4 किसका है? डॉट 6 मोल H2O। इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। हेडिंग लिखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पर आप क्या लेंगे, फेरस सल्फेट ले लेंगे, अमोनियम सल्फेट ले लेंगे, प्लस 6 मोल H2O के ले लेंगे। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोहर साल्ट। मोहर साल्ट बनाने में आई थिंक मुझे लगता है 1 डे का पूरा समय लगता है, क्योंकि ये मैंने BSc सेकेंड ईयर में बनाया था मोहर साल्ट। ये आपके कुछ ग्रीन टाइप्स के बनते हैं और नुकीले टाइप के बनते हैं, सुई की टाइप के बनते हैं मोहर साल्ट। ठीक है, अगर फेरस सल्फेट अगर 0.5 ग्राम लेना है, अगर 5 से 5.1 हो गया तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसको मैंने खुद किया है प्रैक्टिकल। ठीक है, लिखिए, इसमें लिखिए योगात्मक अभिक्रियाओं में पहले लिख लेंगे थोड़ा सा। लिखिए, जब दो या दो से अधिक, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी, जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में, सरल लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने पर प्राप्त विलयन में, घोलने पर प्राप्त विलयन में क्रिस्टलीकरण कराया जाता है या क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तो
प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक अथवा आणविक यौगिक कहलाते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसी का। इसका केमिकल नेम क्या होता है बताइए? इसका केमिकल नेम क्या होगा? हाँ, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक, फेरस अमोनियम सल्फेट नाम इसका लिख लेंगे। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। हो गया, लिख लेंगे। इन यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया। इन यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया। इन यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला है क्या? डबल साल्ट। डबल साल्ट को क्या बोलते हैं? द्विक्लवण। दूसरा है क्या आपका? उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक या संकर यौगिक, कुछ भी लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट या हाइब्रिड, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। उपसंयोजी यौगिक या इसी को जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक, या इसी को बोलते हैं संकर यौगिक। फाइनली मयंक पहुंच ही गया 3-5 पे। मयंक कहाँ से आए हो? कहाँ से? कितना टाइम लग गया तुमको साइकिल चलाते चलाते हैं? कहाँ दिखाते ये प्रिंस? किस जगह पर था ये? सराय दामू के पास था? क्यों? साइकिल से आए गांव से आज? मैं वहीं से आई, मैं तुझे देखी हूँ रास्ते में, लेकिन किस मस्ती में चलता है देखा ही नहीं। बाइक स्लो करने के बाद भी नहीं देखा। हेडिंग लिखेंगे डबल साल्ट। लिख लीजिए, अभी इतना लिखाया गया है, ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे द्विक्लवण या डबल साल्ट। लिखिए इसमें डबल साल्ट में लिखिए ये आणविक यौगिक ठोस अवस्था में, ये आणविक यौगिक ठोस अवस्था में, ये आणविक यौगिक ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, किंतु विलयन में
अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं, तथा अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। अवयवों में विभक्त हो जाएंगे तो क्या क्या मिल जाएगा? अगर मोहर साल्ट को तोड़ोगे, अगर सॉलिड स्टेट में है तब तो ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे ये मोहर साल्ट? स्टेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इसमें H2O डाला, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अमोनियम किस में टूटेगा? प्लस चार्ज, 2 मोल, प्लस सल्फेट टूट जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लीजिए। उधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जलीय आयनों का मिश्रण, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं पढ़ते समय आप भूल जाएंगे। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, जलीय आयनों का मिश्रण, जलीय आयनों का मिश्रण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? जटिल या संकुल यौगिक, ये वाला लिखेंगे, जटिल या संकुल यौगिक। इसमें लिखेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, ये जटिल यौगिक ठोस अवस्था के साथ ये जटिल यौगिक ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में, ये जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। याद रखना इस लाइन को, ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इन यौगिकों का एक भाग जल में, इन यौगिकों का एक भाग जल में आयनित नहीं होता, जल में आयनित नहीं होता, तथा यह अपने अवयवों से, तथा यह अपने अवयवों से अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह भाग जिसके रासायनिक गुण जिसके रासायनिक गुण विशिष्ट होते हैं तथा अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, तथा अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, जटिल अथवा संकुल यौगिक कहलाते हैं।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखिए इसका। पोटेशियम फेरो साइनाइड, क्या नाम है इसका? पोटेशियम फेरो साइनाइड। ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अगर इसको जली विलयन में डालेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको पोटेशियम आयन प्लस क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा आपको? फेरोसाइनाइड आयन। क्या मिलेगा ये? फेरोसाइनाइड आयन, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग इसके लिख लेंगे टाइप्स, लिख लेंगे। अब कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पूर्ण, जिसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और दूसरा होता है अपूर्ण, जिसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। लिख लेंगे, हेडिंग लिखिए कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक के प्रकार। उपसहसंयोजी यौगिक स्टेबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। लिख लो, उपसहसंयोजी यौगिक स्टेबिलिटी के आधार पर या स्थायित्व के आधार पर। लिख लीजिए इस पॉइंट को। उपसहसंयोजी यौगिक स्थायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण जटिल यौगिक, दूसरा अपूर्ण जटिल यौगिक। पहली हेडिंग लिखेंगे पूर्ण जटिल यौगिक या परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रिंस बुक देखिए जरा। बस पहला लिखेंगे पूर्ण जटिल यौगिक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें लिखिए वे यौगिक जिनका जटिल आयन अत्यधिक स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी होता है तथा विलयन में बहुत कम तथा विलयन में बहुत कम तथा विलयन में बहुत कम
वियोजित होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिख लेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो अभी आपको लिखवाया है वही लिखिए एग्जाम्पल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आपका टूटेगा तो बनेगा 4 पोटेशियम प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस चार्ज। अगर आपने इसको फिर से तोड़ा FeCN6, तब ये आपको क्या मिलेगा? 4 फेरस में टूट जाएगा ये Fe+2 प्लस Cn निगेटिव चार्ज। ठीक है, लिख लीजिए और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अत्यधिक कम वियोजन, इसका लिख लेंगे अत्यधिक कम वियोजन में डिसोसिएट होना, टूटना, और ये लिखेंगे पूर्ण कंप्लीटेड यौगिक, परफेक्ट यौगिक। ठीक है, लिख लेंगे। इसी वाले को हमने यहाँ पे रख के तोड़ा, जब इसको हमने तोड़ा तो ये क्या हुआ? बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ये बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ। नेक्स्ट लिख लेंगे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, या दूसरी हेडिंग लिखेंगे अपूर्ण जटिल यौगिक। अपूर्ण जटिल यौगिक या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें लिखेंगे वे यौगिक जिनका जटिलायन, वे यौगिक जिनका जटिलायन वे यौगिक जिनका जटिल आयन कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। वे यौगिक जिनका जटिल आयन कम स्थायी होता है तथा विलयन में उत्क्रमणीय वियोजन, विलयन में उत्क्रमणीय वियोजन प्रदर्शित करता है, विलयन में उत्क्रमणीय वियोजन प्रदर्शित करता है। लिख लिया। एग्जाम्पल लिखेंगे अपूर्ण जटिल यौगिक का। ये है आपका अपूर्ण जटिल यौगिक, या इसी को कह सकते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मोल पोटेशियम प्लस प्लस आगे क्या मिलेगा? CdCN2 निगेटिव चार्ज। फिर इसे को उठाइए, फिर तोड़िए। CdCN कैडमियम 2 निगेटिव चार्ज, तो ये किस में टूटेगा? कैडमियम के ऊपर कैसे चार्ज होता है? हैं? कैसे चार्ज होता है?
+2, ऑक्सीडेशन नंबर 2। और नीचे लिख लेंगे उत्क्रमणीय वियोजन। इसमें क्या लिख लेंगे? उत्क्रमणीय वियोजन। ये टर्म्स हैं, छोटे छोटे से लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों टाइप्स किसके हो गए? ये परफेक्ट हो गया, इसको ए पार्ट मान लीजिए, ठीक है। और ये कैसा था? इम्परफेक्ट। ये स्थायित्व के आधार पर था ए नंबर। अब बी नंबर लिखिए, यहां पर इसी का पार्ट है, लिखिए उपसंयोजी मंडल या क्षेत्र में, उपसंयोजी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। उपसंयोजी मंडल या क्षेत्र में संकुल जटिल आयन, संकुल जटिल आयन, कॉमा धनावेशित या ऋणावेशित, पॉजिटिव या नेगेटिव, या धनावेशित या ऋणावेशित या उदासीन हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। यानी कोई ऐसा सेंट्रल मेटल आयन, जैसे अभी बताएंगे एग्जांपल आपको लिखो, इसमें एक लाइन और लिख लो। इसके आधार पर, इसके आधार पर उपसहसंयोजी यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग लिखेंगे उदासीन जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ उदासीन जटिल यौगिकों के नाम लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहले होते क्या हैं ये लिख लो, एक ही जगह सारे नाम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। लिखिए इसमें, वे ये यौगिक जल में घोलने पर, ये यौगिक जल में घोलने पर, ये यौगिक जल में घोलने पर कोई आयन नहीं देते हैं, कोई आयन नहीं देते हैं, तथा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं। इन पर कोई नेट आवेश, इन पर कोई नेट आवेश, नेट मीन्स कुल आवेश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अतः इन्हें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, अतः इन्हें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे। अगर कभी भी देखो, एक मिनट रुक जाओ। अगर कभी भी इतने कंपाउंड आपको दिए हैं, आगे अभी आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने बताया था कैसे निकाला जाता है, लेकिन वहां पर क्या पढ़ाया था, जैसे आप निकाल रहे थे H2SO4 में सल्फर की निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी आएगा सेंट्रल मेटल आयन का निकाला जाता है। किसका, जो सेंट्रल में मेटल है, ठीक है। यानी यहाँ पे मेटल कौन सा है, कौन सा है, निकेल है, इसका निकालने के लिए आएगा, इसका आएगा, प्लेटिनम का आएगा, कोबाल्ट का आएगा। कभी भी इनका ऑक्सीकरण संख्या जब भी निकालने को आएगा तो इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या रखोगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0, क्योंकि अभी आपने लिख लिया कैसे कंपाउंड है ये, उदासीन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अभी नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम एग्जाम्पल में यही देंगे NiCO4, और फिर वहां पे आपने रीजन पूछा तो फिर बताएंगे आपको कि ये चीज हमने पहले एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इस चीज को लिख लेंगे, न्यूट्रल वाले सारे लिख लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितने आएंगे इसी। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता, पहला ये पूछा जाता, दूसरा ये, इन्हीं दोनों पे आपका निपट जाएगा पेपर, यहां दोनों तक आने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है निकेल के ऊपर बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ये जो CO लगा है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है ये, कौन सा ग्रुप है ये, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। और ये CN कौन सा ग्रुप है, साइनाइड। चलो अच्छा, आगे अभी बताएंगे, अभी इसके कुछ टर्म्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे CN क्या है। CN साइनो ग्रुप होता है, ठीक है, अभी बताएंगे। और इसके IUPAC नाम भी आते हैं, जैसे यही आ जाएगा पेपर में, चल बताओ, पोटेशियम फेरो साइनाइड का IUPAC नाम। तो ये IUPAC वाली क्लास जिस दिन चलेगी उस दिन कोई एब्सेंट मत रहना, क्योंकि यहाँ इसको पढ़ाने से पहले इसके रूल्स बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आपको ये करना है। तो वो रूल्स लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पर सल्फेट है, ठीक है, तो इसको सल्फेट तो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये सल्फेट ही होता है, क्या होता है, सल्फेट ही होता है, अभी हमने कल भी बताया था सल्फेट होता है। लेकिन अगर ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ आया तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, सल्फेटो, नाइट्रो, साइनो, एमिनो, हर जगह क्या वर्ड आएगा, ये वाला टो वाला वर्ड आएगा। तो ये रूल बहुत जरूरी है। हिल गया क्या, ये ज्यादा हिल गया था क्या, सही है। लिखिए, इसमें लिख लीजिए सारे एग्जाम्पल। दूसरा लिखेंगे फिर धनात्मक संकुल, हेडिंग लिख लेंगे धनात्मक संकुल। धनात्मक संकुल लिखा चुके हैं लेकिन लिख लो अच्छा एक बार और। वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन, वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन जटिल तथा ऋणायन सामान्य होता है, तथा ऋणायन सामान्य होता है, धनात्मक संकुल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। धनात्मक
धनायन संकुल या कैटोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, CuNH3 का 4, CuNH3 का टेट्रा सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CuNH3 का टेट्रा 2+ चार्ज प्लस सल्फेट 2- चार्ज। तो ये आपको देखो धनात्मक वाला कॉम्प्लेक्स मिला। अच्छा, ऐसा कोई कंपाउंड दुनिया में होगा जो दोनों का नेचर रखता हो, है कोई? केमिस्ट्री है तो आप वहां देखो, प्रिंस का आंसर कितना बढ़िया है, दिमाग लगा ले गया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, यहाँ विवादित क्वेश्चन होगा। दूसरी हेडिंग लिखो, ऋणात्मक संकुल या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कुछ दिमाग काम करने लगा है ना। है एक कंपाउंड है जो दोनों का नेचर रखता है, अभी लिखा देंगे, लिखिए। वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन सामान्य तथा ऋणायन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। वे जटिल यौगिक जिनमें धनायन सामान्य तथा ऋणायन कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है, ऋणायन संकुल कहलाते हैं। ऋणायन संकुल कहलाते हैं। देखो ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो, वो जटिल यौगिक बन रहा आपका माइनस वाला, ठीक है। ये वाला लिख लो एग्जांपल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये बहुत सिंपल सा है। इसमें जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, पढ़ लो आप सारी चीजें, कोई भरोसा नहीं कहां से बन जाए। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, मेन क्वेश्चन बनता है इसमें IUPAC, ठीक है। कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसका IUPAC नेम पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, कोई कंपाउंड दे देगा, उसका EN नंबर पूछ लेगा, EAN नंबर पूछ लेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा बता देंगे आपको, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनका कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, उनमें से आपको बीच में कोई सेंट्रल मेटल आयन का और अपवाद वाले क्वेश्चन देगा, और जितने आपने अभी यहाँ लिखे न्यूट्रल एग्जाम्पल वाले, वही वाले रखता है एग्जाम में। और सबसे ज्यादा NiCO का 4 रखता है, जो कि ये क्या होता है, प्लेनर होता है, इसका सिंपल सा नेचर होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है। तो ये इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यही पेपर में पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के निकालना स्टार्ट कर देते, तो निकालना नहीं है, आपको याद रखना है कि कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन कॉम्प्लेक्स है। उदासीन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह बन सकते हैं, या तो इस पे क्वेश्चन बनेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है उदासीन का पूछा जाता है, NiCO का टेट्रा पूछा जाएगा, या FeCO5 एक मैंने लिखवाया पेंटा आयरन वाला, वो पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे। तीसरा क्वेश्चन या तो इसका IUPAC नंबर पूछ लेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसका IUPAC नंबर पूछ लेगा, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन सुनैना नहीं, या तो क्वेश्चन पूछ लेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये तीनों ही चीज आपको मिस नहीं करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और श्योर आता है पेपर में, ठीक है। तो यहां से मिस नहीं करिएगा। लिख लीजिए अगला, एक पॉइंट बनाइए नीचे नोट पॉइंट, उसमें लिखिए वे यौगिक जिनमें, लिखो वे यौगिक जिनमें दोनों नेचर होते हैं, धनायन व ऋणायन
वे यौगिक जिनमें दोनों वे यौगिक जिनमें दोनों, या लिख लो धनायन व ऋणायन दोनों संकुल जटिल यौगिक होते हैं, संकुल जटिल यौगिक होते हैं। लिख लेंगे, कॉम्प्लेक्स लिख लेंगे, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, प्लेटिनम टेट्रासाइनाइड। ठीक है, ये आपके टाइप्स इसके कुछ फिनिश्ड। अब इसकी कुछ कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी है, लिखवा दिया जाए कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगैंड्स क्या होते हैं। अगर ये नहीं पता है आपका तो फिर आप आगे नहीं निकाल पाओगे। लिगैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी रैंडमली पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन मंडल क्या होता है। लिख लो एक लाइन में, इसको लिखवा दे, हेडिंग लिखो, उपसह संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियां, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लिख लेंगे या लिख दें बोर्ड पे, लिख लेंगे। लिखिए, उपसह संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। इंग्लिश में भी लिख लो ना, लिख लो, लिख लेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग लिखेंगे, उपसह संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। पहली है उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मंडल या क्षेत्र क्या होता है, लिखिए इसमें, उपसह संयोजी संकुल को, उपसह संयोजी संकुल को एक बड़े, देखो हमने जितनी बार लिखा है एक बड़े से ब्रैकेट में लिखा है ना, यहां पर लिखा है ना सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, तो लिखिए इसमें, उपसह संयोजी संकुल को एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जटिल आयन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जटिल कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जटिल आयन में एक सेंट्रल मेटल परमाणु होता है, जो बीच में होता है उसको एम से भी लिख सकते हैं, ऐसे सेंट्रल मेटल एम भी लिख सकते हो या पूरा कंप्लीटेड लिख लो। सेंट्रल मेटल आयन होता है, ब्रैकेट में एम भी लिख सकते हो क्योंकि आगे अभी फ्रेमवर्क बनवाएंगे, जिसके साथ आयन या अणु उपसह संयोजी यौगिक बंध द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस बंध में इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनर आयन या अणु लिगैंड कहलाता है,
आयन या अणु लिगैंड कहलाता है, जबकि सेंट्रल मेटल एटम क्या कहलाएगा? अगर वो डोनर है तो ये एक्सेप्टर होता है। सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्टर होता है या ग्राही होता है। लिख लिया? ऐसे बना लो तो याद रहेगा। इससे L लगेगा और ये L क्या होता है? लिगैंड्स होता है, और ये M क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और लिगैंड्स क्या होगा? लिगैंड देखो सिंपल वे में, आप अगर कोई लिगैंड लिखा जा रहा है तो हमेशा जो छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो लिगैंड होगा। ठीक है, पहचानने का तरीका। और सेंट्रल मेटल क्या होगा? सेंट्रल मेटल हमेशा या तो बड़े ब्रैकेट में होगा या तो ब्रैकेट के बाहर होगा। यहाँ पर देखो दोनों सेंट्रल मेटल है। यहाँ पे दो सेंट्रल मेटल कैसे हैं? जैसे यहाँ पे पोटेशियम भी है और आयरन भी है, तो यहाँ पे पोटेशियम को सेंट्रल में रखा जाएगा कि आयरन को रखा जाएगा? सेंट्रल में किसको रखा जाएगा? इसको या इसको? आयरन को रखा जाएगा। कैसे पता चला कि आयरन को? क्योंकि आयरन सिंगल दिख रहा है। इससे 4 जने कौन लटकेगा? इधर ये लटकेंगे, कौन? पोटेशियम। इतने कंफ्यूज काहे रहते हो? और 6 जने कहाँ लटकेंगे? यहाँ लटकेंगे, कौन? साइनाइड ग्रुप लटकेगा, साइनो ग्रुप लटकेगा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन अगर क्वेश्चन आता है कैसा होता है? डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है, तो ये चीज नॉर्मल सी वे आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, कि सेंट्रल मेटल आयन जो होगा एक्सेप्टर होगा और लिगैंड्स डोनर होगा। ठीक है, और लिगैंड्स हमेशा छोटी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहां तक कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक और लिख लेंगे, इसी में एक पॉइंट और लिख लेंगे। एक एग्जांपल लिख लो या तो देखो COCl3 NH3 का थ्राइस, ये एक एग्जांपल लिख लो, इसमें आइडिया रहेगा। COCl3 NH3 का टेट्रा एक उपसहसंयोजी मंडल या क्षेत्र है, जिसमें एक मंडल या क्षेत्र है जिसमें कोबाल्ट थर्ड, लिख लोगे ऐसे, जिसमें कोबाल्ट थर्ड ऐसे लिखा जाता है, जिसमें कोबाल्ट थर्ड 3 NH3 अणु 3 NH3 अणु तथा 3 ऋणावेशित Cl आयन, Cl माइनस आयन लिख लोगे कैसे? ऐसे, तथा 3 ऋणावेशित Cl आयनों से घिरा है। 3 ऋणावेशित या Cl माइनस आयनों से घिरा है। ये तो पता है ना, क्लोरीन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, कॉमन सी बात है ये। फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख लें, लिख लीजिए इसके 2-3 एग्जाम्पल। जैसे फेरोसाइनाइड अभी ऊपर लिखा था, FeCl6, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे लिख लीजिए Fe, यही वाला लिख लीजिए Cl6 माइनस चार्ज। और लिखा दे, NiCO4 का लिखाया है, निकेल नहीं लिखा है, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए NiCO4 NiCO4
कम इन। NiNH3 का 6, NiNH3 का 6, 3 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, इत्यादि। लिख लिया? एक टेबल बनाइए या क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, कैसे आता है क्वेश्चन? इस मंडल पर कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन लिखो। लिखो, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों में, निम्नलिखित उपसहसंयोजी, निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों में उपसहसंयोजी क्षेत्र तथा सह आयन, सह आयन को काउंटर साइन आयंस बोलते हैं। सह आयन को लिखिए। 3 टेबल बना लीजिए, एक साथ में करवा दे रहे हैं। पहले लिखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमियम NH3Cl, क्रोमियम NH3Cl, आगे एक Cl2 अलग से रहेगा, ये बाहर रहेगा। तीसरा है आपका NiCO4, चौथा एक क्वेश्चन है और है K2NiCN6, K2NiCN6। सह आयन निकालना है और क्या निकालना है इसमें? उपसहसंयोजी यौगिक क्षेत्र। क्या क्षेत्र होगा इसका? मंडल क्या होगा? उपसहसंयोजी क्षेत्र। और इधर लिख लीजिए सह आयन। सह आयन को काउंटर आयंस भी बोलते हैं, काउंटर आयंस। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर बता दें आपको। सिंपल वे में आप कर लेंगे। अभी बहुत सिंपल है निकालना। लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी है। कम इन। देखो एकदम सिंपल है।
पहले उपसंयोजी क्षेत्र वाला छोड़ दो, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, सहायन लिख लेंगे। इसमें देखो पहला पोटेशियम क्या है आपका K+, दूसरे में ये Cl क्या है माइनस, और मैंने इसको अभी कहाँ लिखवाया था, न्यूट्रल वाले कंपाउंड में, तो इसमें मैंने पहले बताया कुछ भी नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना काउंटर साइन होगा, तो इसको 0, और यही क्वेश्चन रखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्लस चार्ज। इतनी चीजें आप निकाल लिए, जितनी चीजें बची उसको कहाँ रख दीजिए, उप सहसंयोजी में उठा के रख दीजिए यहाँ पे, FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम NH3 का पेंटा, ये Cl आपका यहाँ आ गया क्लोराइड के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl2, क्या हो जाएगा 2+। अगला Ni में कुछ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसको लिखने का, NiCO4, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा K2NiCN6, के तो बाहर चला गया बेटा, ठीक है। सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे इसको आप, एकदम इजी तो है बच्चा। 2+ चार्ज, K2+, क्या कह रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। कहाँ K+, हाँ K+ है तो 2- चार्ज होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, सही है। ये क्वेश्चन दिया है बुक में, इसका सेकंड पार्ट है सेंट्रल मेटल एटम। जितनी ये टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं आप लोग, अभी आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब अभी IUPAC निकालना आपको बताएंगे, फिर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, आपको बताएंगे वहां कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिगैंड है, लिगैंड के पास कितने एटम, तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इसमें लिगैंड कौन सा है, इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो टर्मिनोलॉजी पहले सीख लो, ठीक है। जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस लाइन को हमने 2-3 बार लिख पाया जब से आपको DF ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, प्लस यहाँ भी मेंशन कराया है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग डालो कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। 4 मिनट बचा तो है अभी, अटेंडेंस लेना है क्या, पढ़ लो 4 मिनट। अच्छा चलो हेडिंग लिख लो, फिर कल लिखा देंगे। लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, सेंट्रल मेटल आयन, एक लाइन में समझ लो, अब आ गई है तो, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम वही होता है जो सेंटर में लिखा जाता है, बाकी सब इनसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे ये जुड़े हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने क्या बताया, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्टर, जैसे Ni, जैसे अभी Ni का हमने लिखाया, क्या होगा ये, शेप कैसा होता है, प्लानर होता है,